कैसे हो बच्चों। आज आप लोगों को कार्य और ऊर्जा का दूसरा भाग बताने जा रहे हैं, तो ध्यान से देखिए, मज़ा आएगा। देखिए, कार्य के बारे में बता चुके हैं, कार्य का डेफिनेशन, कार्य का फार्मूला, ऊर्जा का। तो आज जो है कार्य के जो है ऊर्जा के प्रकार बता चुके हैं। तो उसमें से बताए थे गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी और स्थितिज ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी। तो गतिज ऊर्जा जो बताए थे के ई काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर। गति के कारण जो उसमें ऊर्जा होता है, गति के कारण कार्य करने की जो क्षमता होता है उसे गतिज ऊर्जा कहते हैं। उसका फॉर्मूला है हाफ एम वी स्क्वायर। और पोटेंशियल एनर्जी जो है स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा क्या है? तो किसी की स्थिति या आकृति में परिवर्तन के कारण जो उस ऊर्जा उसमें स्टोर होता है उसको स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। जैसे देखिए, ये तो गतिज ऊर्जा हो गया। गतिज ऊर्जा, ये बात समझ में आया। स्थितिज ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी जो है आकृति में परिवर्तन, स्थिति में परिवर्तन के कारण उसमें स्टोर होता है। जैसे अगर गुरुत्व बल के अगेंस्ट में कोई चीज़ उठाएंगे हम लोग, मान लीजिए हम लोग कोई वस्तु को, ये मान लो कि ये अर्थ है, सरफेस, अर्थ सरफेस है, पृथ्वी का सरफेस है। कोई हम लोग उठाएंगे, मान लो एक गोला है, उसको उठाते हैं, एच हाइट तक उठा दिए। एच हाइट तक उठाए तो इसका स्थिति में परिवर्तन हुआ, यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे जब आया गोला तो इसका मास मान लो m है, तो कितना ऊर्जा इसमें स्टोर हो गया गुरुत्व बल के अधीन। गुरुत्व बल तो नीचे लगेगा, कितना लगेगा, mg लगेगा। और h हाइट तक उठा तो वर्क बराबर क्या पढ़े थे, बल गुना विस्थापन। तो ये बल हो गया, ये विस्थापन हो गया। तो यहाँ पर कितना ऊर्जा स्टोर होगा, पोटेंशियल एनर्जी Pe। तो पोटेंशियल एनर्जी कितना स्टोर होगा, mgh। mgh इसमें स्टोर हो गया। चाहे कोई स्प्रिंग है, कोई स्प्रिंग है, इसको खींच दिए। मान लो ये स्प्रिंग का नेचुरल लेंथ ये है, इसको इतना खींच दिए, x उसको खींच दिए, स्प्रिंग को खींचे, तो इसमें भी ऊर्जा स्टोर होगा। उसका एनर्जी कितना हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी। इसमें कितना ऊर्जा होगा, तो हाफ के एक्स स्क्वायर। हाफ के एक्स स्क्वायर। के क्या हो गया, स्प्रिंग कांस्टेंट। के हो गया स्प्रिंग कांस्टेंट। स्प्रिंग कांस्टेंट हो गया। और एक्स जो हो गया, ये हो गया जितना इसका विस्तार हुआ, स्ट्रेस हुआ या कंप्रेस हुआ, दोनों हो सकता है, स्ट्रेस या कंप्रेस। स्ट्रेस या कंप्रेस हो गया। तो ये पोटेंशियल एनर्जी हो गया। वो भी ये स्प्रिंग के कारण पोटेंशियल एनर्जी हो गया। ये गुरुत्व बल के अधीन अगेंस्ट में उठाए, इसके कारण पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गया। तो ये काइनेटिक एनर्जी हो गया, ये पोटेंशियल एनर्जी हो गया। ये बात समझ में आया। अब मैकेनिकल एनर्जी क्या है, तो मैकेनिकल एनर्जी क्या है, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, उसको बोलते हैं मैकेनिकल एनर्जी। तो मैकेनिकल एनर्जी हम लोग देखते हैं।
आंतरिक ऊर्जा, आंतरिक ऊर्जा इसको बोलते हैं मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, आंतरिक ऊर्जा, ये क्या है? मैकेनिकल एनर्जी, आंतरिक ऊर्जा क्या है? मैकेनिकल एनर्जी, एम ई इसको बोल देंगे। मैकेनिकल एनर्जी क्या हो जाएगा? तो काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ये दोनों प्रकार की ऊर्जा जिसमें रहेगा वो हो गया मैकेनिकल एनर्जी। ये बात समझ में, जैसे कि कोई गिरता हुआ पत्थर, मान लीजिए कोई पत्थर गिर रहा है, नीचे की ओर गिर रहा है, भी वेलोसिटी से गिर रहा है, ये जमीन तक आएगा गिर के। तो जब ये गिर रहा है, जब यहाँ पे आया, मान लीजिए यहाँ से गिर के यहाँ तक आया, फिर जमीन में टकराएगा आके, तो यहाँ पर कितना ऊर्जा होगा? चाहे यहाँ पर कितना ऊर्जा होगा? यहाँ पर ऊर्जा कितना हो जाएगा? मान लीजिए ये पोजीशन है ए, यहाँ पे कितना ऊर्जा होगा? ये हाइट मान लो एच है, एच हाइट है, तो यहाँ पे कितना ऊर्जा होगा? पोटेंशियल एनर्जी होगा mgh। यहाँ पे कितना होगा? यहाँ पे ऊर्जा कितना होगा? यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी भी होगा, हाफ एम वी स्क्वायर, यहाँ वेलोसिटी भी होगा तो हाफ एम वी स्क्वायर, मास इसका एम है, प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ये हाइट कुछ होगा एक्स होगा, मान लो ये हाइट अगर एक्स है बी पोजीशन में, तो कितना हो जाएगा? mgx, यहाँ पे इतना ऊर्जा होगा। जब यहाँ आ जाएगा फाइनली, तो यहाँ मान लो कि वेलोसिटी v डैश हो गया, अब पोटेंशियल एनर्जी तो जीरो हो जाएगा यहाँ पे आके, जमीन से जस्ट गिरने से पहले, तो यहाँ पे सिर्फ काइनेटिक एनर्जी बचेगा, हाफ एम वी स्क्वायर v डैश, ये हो जाएगा। मतलब यहाँ पर जो ऊर्जा होगा गिरते वक्त पत्थर में, कौन सा एनर्जी होगा? मैकेनिकल एनर्जी होगा, पोटेंशियल एनर्जी भी होगा और काइनेटिक एनर्जी भी होगा, इसको बोलते हैं मैकेनिकल एनर्जी। दोनों प्रकार के ऊर्जा उसमें रहता है। तो ये बात समझ में आया, मैकेनिकल एनर्जी, आंतरिक ऊर्जा। अब हम लोग ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत देखते हैं कि ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत क्या है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, उसको देखते हैं। तो फिर हम लोग पढ़ेंगे पावर, पावर क्या है। तो देख, ये है ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ऊर्जा न तो उत्पन्न किया जा सकता है, न विनाश किया जा सकता है, केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन किया जा सकता है, इसे ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत कहते हैं। ऊर्जा हम लोग बना नहीं सकते, वो प्राकृतिक रूप में मौजूद है, उसको सिर्फ एक रूप से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफ़र करते हैं। इससे बिजली बनता है, कहाँ से बनता है? आज तो ये परमाणु बिजली होता है, आज तो ये जल विद्युत होता है, पानी जमा किया जाता है डैम में, वहाँ से गिराया जाता है ऊपर से, आर्मेचर के ऊपर, मोटर के ऊपर तो घूमता है, तो बिजली वहाँ से उत्पन्न होता है। आज तो कोयला से ताप विद्युत। तो जितना प्रकार का ऊर्जा है वो प्राकृतिक रूप में मौजूद है, उसको उत्पन्न नहीं किया जा सकता है, केवल एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफर किया जा सकता है, इसे ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत कहते हैं। जैसे साइकिल चलाते हैं, जब साइकिल चलाते हैं तो ब्रेक मारते हैं, ब्रेक मारते हैं तो क्या होता है? चक्का में एक घर्षण होता है, ब्रेक शू के और चक्का में घर्षण होता है, वहाँ हीट एनर्जी में बदल जाता है, तो ऊर्जा नाश नहीं हुआ, वो हीट एनर्जी में चला गया। तो ऊर्जा, यही है ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत। तो ये बात समझ में आया होगा। अब जो है हम लोग पढ़ते हैं पावर क्या है, शक्ति किसे कहते हैं, शक्ति किसे कहते हैं, पावर क्या है। तो पावर के विषय में पढ़ते हैं। अब देखिए शक्ति किसे कहते हैं, पावर, व्हाट इज पावर, शक्ति क्या है? तो शक्ति, पावर, पावर क्या है? पावर क्या है? एकांक समय में किया गया कार्य, एकांक समय में किया गया कार्य को शक्ति कहते हैं। एकांक समय, एकांक समय में
किया गया कार्य, एकांक समय में किया गया कार्य को शक्ति कहते हैं। यानी P इक्वल टू क्या हो जाएगा, P इक्वल टू वर्क बाय टाइम, P इक्वल टू वर्क बाय टाइम, कार्य बटे समय। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, P इक्वल टू वर्क क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, फोर्स गुना S बाय टीम, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो क्या हो जाएगा, फोर्स गुना डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम क्या होता है, वेलोसिटी। तो फोर्स गुना वेलोसिटी। तो P इक्वल टू का P का एक फार्मूला निकल गया, फोर्स गुना वेलोसिटी, P इक्वल टू फोर्स गुना वेलोसिटी। ये भी एक फार्मूला निकल गया। ये भी एक फार्मूला है वर्क बटे समय, पावर का। तो ये बात समझ में आया होगा। इसका मात्रक क्या है, इसका मात्रक क्या है, वाट, WATT, वाट। इसको W से डिनोट करते हैं वाट को। तो ये हो गया पावर। जैसे कि कोई मशीन जो है, मान लो कि कोई मशीन 1 मिनट में 330 जूल कार्य करता है, तो मशीन का शक्ति कितना होगा। कोई मशीन है कितना काम करता है, 1 मिनट में 360 जूल काम करता है। मान लो 1 मिनट में 360 जूल काम करता है, तो शक्ति इसका कितना हो जाएगा मशीन का, तो वर्क 360 बटे समय, 1 मिनट मतलब 60 सेकेंड, तो 60, ये कट गया 6 6 36, यानी 6 वाट। मशीन का पावर कितना हो गया, 6 वाट। तो इस तरह से ये वाट है, पावर है। अब कुछ बताते हैं बहुत इम्पोर्टेंट, अलग अलग टाइप का कार्य, पावर का कुछ एग्जांपल्स बताते हैं। तो देखो आगे, कार्य के बारे में समझे, ऊर्जा के बारे में समझे, पावर के बारे में समझे, ऊर्जा संरक्षण के बारे में समझे। अब कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, सवाल देखते हैं। कि पहला सवाल मान लेते हैं, कोई गधा है, ठीक है, गधा है, कोई गधा है, ये पूंछ है, इसका पैर है गधा का, ये इसका मुंह है गधा का, कोई गधा है। ये मान लो कि माल ढो रहा है, बोझा, ये बोझा ढो रहा है गधा, ठीक है। गधा चल रहा है इधर, गधा चल रहा है इस दिशा में, तो ये कितना कार्य कर रहा है गधा, कितना कार्य करेगा। इसका डिस्प्लेसमेंट इधर है, डिस्प्लेसमेंट इस दिशा में है, और इसका बल किधर लग रहा है, गुरुत्व बल इधर लग रहा है mg। तो कितना कोण बन रहा है, तो ये कोण कितना बन रहा है, बल और डिस्प्लेसमेंट के बीच 90 डिग्री का कोण बन रहा है। तो कितना कार्य होगा, तो वर्क बराबर कितना हो जाएगा, Fs cos थीटा, Fs cos 90 डिग्री कौन बन रहा है, तो कितना हो जाएगा, 0। तो ये बात समझ में आया, गधा कितना काम कर रहा है, 0 काम कर रहा है। ये बात समझ में आ गया। और फिर दिखाते हैं, देखो
अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि कोई बैल है, ये हल जोतता है खेत में। हल कैसे रहता है? इस तरह रहता है ना हल, इस तरह से हल रहता है, खेत को जोतता है, इस तरह से रहता है। बैल रहता है यहाँ पे, यहाँ एक बैल, यहाँ एक बैल, इसको खींचता है। तो मान लो कि बैल जो है 15 मीटर जोता खेत को, ठीक है, 15 मीटर ये जोता, और ये बल लगा रहा है, मान लो बैल दोनों मिलके बल लगा रहा है, 100 न्यूटन का बल लगा रहा है। बल भी इस दिशा में है और कार्य भी, डिस्प्लेसमेंट भी इस दिशा में है। तो कितना वर्क हो जाएगा इस केस में? तो W बराबर फोर्स गुना डिस्प्लेसमेंट। फोर्स कितना है? 100 न्यूटन। डिस्प्लेसमेंट कितना है? 15। तो कितना हो जाएगा? 1500 जूल। देखो बैल काम कर रहा है, कितना काम किया? 1500 जूल। गधा कितना किया? 0। ये बात समझ में आ गया। अब नेक्स्ट देखते हैं कि मान लो कि ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी है, अब पृथ्वी के चारों ओर घूम रहा है, सैटेलाइट घूम रहा है, ये सैटेलाइट घूम रहा है पृथ्वी के चारों ओर। पृथ्वी के चारों ओर क्या घूम रहा है? सैटेलाइट घूम रहा है। ये पृथ्वी है, इसके चारों ओर घूम रहा है, इसके चारों ओर जो है घूम रहा है सैटेलाइट। ये पृथ्वी है, तो पृथ्वी द्वारा इस पर कितना काम होगा? पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण बल लगाएगा, इधर जा रहा है, इधर घूम रहा है, तो कितना कार्य होगा? पृथ्वी के गुरुत्व बल के द्वारा कितना कार्य होगा? तो वर्क कितना हो जाएगा? W बराबर F(s) cos थीटा। कितना एंगल बन रहा है? 90 डिग्री का कोण बन रहा है, तो जाएगा cos 90। कितना वर्क हो गया? 0। यानी पृथ्वी के गुरुत्व आकर्षण बल द्वारा सैटेलाइट पर किया गया कार्य कितना होगा? 0। 90 डिग्री कौन बनेगा? 0। ये बात समझ में आ गया। और गुरुत्व बल के अधीन अगला क्वेश्चन क्या है कि गुरुत्व बल, ये मान लो पृथ्वी का सतह है, यहाँ पर कोई वस्तु रखा हुआ है, इसको अगर हम लोग उठाए h मीटर चाहे 5 मीटर इसको उठाए ऊपर, यहाँ पर ले आए पत्थर को उठा के, यहाँ ले आए उठा के पत्थर को, तो कितना काम होगा? गुरुत्व बल के अगेंस्ट में कितना काम होगा? mgh। और m मान लो एक पत्थर का मास जो है 5 kg है, 5 kg है, और g जो है कितना है? g मान लो कि 10 है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर गुरुत्व त्वरण। तो कितना काम हो गया? 5 गुना 10 गुना 5, 50, 50 गुना 5, 250, 250 जूल काम होगा इसको ऊपर उठाने में। तो ये बात समझ में आया। तो इसी तरह का सवाल रहेगा एग्जाम में, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। उम्मीद है समझ में आया होगा। तो चैनल को लाइक करो, पहली बार आया तो सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।